बस। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं मेंस का सिलेबस डिटेल के साथ। अब बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अगर आप मेंस का सिलेबस अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद जो आंसर राइटिंग होती है ना वो करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मेंस का सिलेबस हो चाहे प्रीलिम्स का सिलेबस हो, ये अलग अलग नहीं होते। तैयारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है आपकी। ऐसा नहीं है प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे आप अलग से, मेंस की अलग से होगी। ये इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, यानी एक साथ पढ़ना होता है। बस थोड़ा सा आपका जो नज़रिया होता है ना पढ़ते वक्त वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बात हम यहाँ मेंस की कर रहे थे। तो इसमें जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, जो याद रखने वाले बिंदु हैं, वो ये हैं इसमें कि पहली चीज़ जो आती है इसमें, नंबर 1, बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स बाय कंप्लीटिंग मैक्सिमम सिलेबस ऑफ जीएस। तो आपका जो है ना मेंस रेडी होना चाहिए प्रीलिम्स से पहले पहले। ऐसा नहीं प्रीलिम्स आप एग्ज़ाम दें, देने के बाद आप मेंस तैयार करें फिर, क्योंकि इतना वक्त एग्ज़ाम में मिलेगा नहीं आपको कि प्रीलिम्स के बाद आप तैयारी कर लें। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जो होते हैं 2.5 या 3 महीने बाद जो होता है मेंस का एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स के बाद। तो उस दौरान उस पीरियड में आप क्या करेंगे, GS4 भी पढ़ेंगे आप और ऑप्शनल भी रिवाइज करेंगे, उसकी आंसर राइटिंग भी करेंगे आप। तो इसलिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आपको क्या करना है, आपका मेंस रेडी रहना चाहिए प्रीलिम से पहले पहले। तो दूसरा पॉइंट इसमें आता है, ऑलवेज कीप द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिफोर यू। तो जो सिलेबस होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। तो सिलेबस आपके वॉल पे, जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, सामने पेस्ट होना चाहिए आपकी वॉल पर, ओके। उसके अलावा अगर आप लैपटॉप में पढ़ते हैं या कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, तो उस पर स्क्रीन पे लगा हुआ होना चाहिए सिलेबस, ताकि आपके माइंड में बिंदु रहें कि कौन कौन से टॉपिक से, सब्जेक्ट से किस तरह से पूछा जाता है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं मेंस के भी प्रीलिम्स के भी, वो भी आपके पास होने चाहिए, हार्ड कॉपी में होने चाहिए या फिर वो PDF में हो, लेकिन हार्ड कॉपी में ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो आप पिछले साल के पेपर भी देखते रहेंगे साथ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कवर करना है हिस्ट्री में, तो उसमें अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे आप या कोई दूसरी बुक से, तो उसमें आप क्या करेंगे फिर, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं पिछले 5 साल के, वो एनालाइज करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में किस तरह से सवाल आए हैं, टॉपिक में कैसे पूछा है एग्जामिनर ने। तो जब आप पिछले साल के पेपर देख लेते हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है, और आसान हो जाता है नोट बनाना, है ना। नोट मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। इसलिए पिछले साल के पेपर एनालाइज करते रहना है अगर आपको जल्दी एग्जाम क्लियर करना है। तीसरा पॉइंट आया इसमें, मेक शॉर्ट नोट्स ऑन ईच एंड एवरी पार्ट मेंशन्ड इन सिलेबस। तो शॉर्ट नोट्स जो बनाने हैं आपको, सिलेबस के जो बिंदु दे रखे हैं ना, जो मेंशन है सिलेबस में, उस पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 1-2 पेज के, एक बिंदु पे आ सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो है, स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस राइट नाउ, डू नॉट वेट टू क्लियर प्रीलिम्स फर्स्ट। तो जो आंसर राइटिंग है वो आप शुरू कर दें, चाहे तो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब थोड़ा बहुत आपको पता अंदाज़ा लग जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए, NCERT पढ़ के, थोड़ा स्टैटिक पढ़ के, ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ के कि किस तरह के आंसर लिखने होते हैं हमें। तो आंसर राइटिंग आप करते रहेंगे तो आप ट्रैक पे रहेंगे। आप जो है अननेसेसरी नहीं पढ़ेंगे, आप जो है ना बिल्कुल जो इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ही पढ़ेंगे आप फिर बुक्स में से, और वही नोट्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएंगे। वरना नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं नोट्स। अब ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे तो रिवाइज करना एग्जाम टाइम में वो पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। डेट्स वाई आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है फिर, आपको पिछले साल के पेपर एनालाइज करने हैं और थोड़ी उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, आंसर लिखने की कोशिश करनी है। इससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और किस तरह से हमें पढ़ना है बुक्स में से। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं हम GS1 की। तो पहला जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो होता है वो कंटेंट जो है तो इसका मोस्टली क्या होता है, स्टैटिक होता है, यानी कि इसमें स्टैटिक से ज़्यादा आता है, लेकिन जो चीज़ें करेंट में चल रही हैं उससे जोड़ करके पूछते हैं। अब क्वेश्चन टाइप जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर, यानी विश्लेषणात्मक क्षमता की आपसे मांग करते हैं, कि आपसे सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा था, गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया है। थोड़ा सा वो घुमा कर से आपसे सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा आपकी एबिलिटी देखेंगे वो एनालिटिकल, यानी किस तरह से आप क्षमता रखते हैं एनालाइज करने की, विश्लेषण करने की, किसी टॉपिक के बारे में, किसी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके जो थॉट्स हैं उसके बारे में। ऑलवेज थिंक फ्रॉम 3 डायमेंशन। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट, तो ज़्यादातर उसमें 3 जो होती हैं वो फील्ड होती हैं। एक तो पॉलिटिकल,
सोशल, इकोनॉमिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में उसका पॉलिटिकल देखना है आपको, जो भी पीरियड चल रहा है कि उसमें कौन सा बादशाह था, तो किस किस तरह का उसने प्रावधान किया है ना, कैसी पॉलिसी थी वहाँ पर। सोशल की जब हम बात करते हैं, सोशल में हम उसका सामाजिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि सामाजिक ढांचा उसमें क्या था। अब सामाजिक ढांचे की जब हम बात करते हैं तो उसमें मान्यताएं क्या थी और वहाँ पे धर्म कौन से थे, धर्म का कितना प्रभुत्व था वहाँ पर, धर्म कैसे प्रभावित करता था वहाँ की जो दैनिक दिनचर्या है, वहाँ की डेली लाइफ है उसे। अब इकोनॉमिक की हम बात करते हैं फील्ड की, तो इकोनॉमिक में होता आर्थिक, आपको पता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में देखा जाएगा कि वहाँ पे टैक्स सिस्टम कैसा था उस वक्त के हिसाब से, वहाँ पर कारोबार कैसा था। ओके, अब इसके बाद मस्ट रिमेंबर, जो हमेशा आपको याद रखना है हिस्ट्री पढ़ते वक्त, सबसे पहले तो टाइमलाइन एंड ईयर्स, यानी जो टाइमलाइन है, ईयर्स हैं, कौन सा पीरियड था, कौन सा सन था, किस बादशाह का था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से लीडर्स थे उसमें उस पीरियड में, और ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जो संगठन थे कौन कौन से थे, और उसके बाद वायसराय कौन कौन से थे। अगर आज़ादी से पहले की हम बात करते हैं तो वायसराय होते थे, आज़ादी के बाद 47 के बाद से तो फिर पीएम होने शुरू हो गए थे और राष्ट्रपति होने लगे थे इंडिया में, ठीक है। और कमिटीज़ कौन कौन सी थी और कमिटीज़ ने कौन कौन से काम करे हैं, पिछड़ों के लिए क्या काम करा है कमिटीज़ ने, दलितों के लिए काम करा है, जो गरीब लोग होते हैं ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनके लिए काम करा है, और क्या क्या सुधार हुए हैं जिन्हें रिफॉर्म कहा जाता है। उसके बाद बी अवेयर, ठीक है, किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है, हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उसमें से वो डायरेक्ट तो नहीं पूछता है, जो न्यूज़ में चल रही है ना उससे इनडायरेक्टली वो स्टैटिक से पूछ लेता है एग्जाम में। ज़्यादातर आप पिछले 5 साल के पेपर जब एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी, जैसे कि हमारे पीएम जी हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं हमारे, तो वो जहाँ जहाँ गए थे विज़िट करी हैं उन्होंने, जिस जगह पर गए, चाहे वो कोई श्राइन्स हो सकती हैं, दरगाहें हो सकती हैं, या कोई टेम्पल हो सकता है, चर्च हो सकता है, तो उसका इंपॉर्टेंस होता है कहीं ना कहीं। तो आपको उसे हिस्ट्री में जा करके पढ़ना है, फिर उसी से एग्जामिनर प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी सवाल पूछ सकता है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। तो आपका काम यहाँ आसान हो जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो फिगर्स हैं, कोई भी फिगर्स हो सकती है, कोई पर्सनैलिटी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो 115th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी थी, तो उस पर ऊपर सवाल पूछा गया था महात्मा गांधी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल अगर हम बात करें, हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे डिप्लोमेसी की, और हम बात करेंगे पावर की, ठीक है। क्या डिप्लोमेसी थी, वहाँ की कूटनीति क्या थी, और क्या शक्तियाँ थीं उस वक्त। इकोनॉमी की बात करें तो जैसे नेवल है और मिलिटेंसी है, तो इकोनॉमिक जो होता है यानी कि जो अच्छा बिजनेस होता है, ये डेवलपमेंट होता है, विकास, वो किस तरह से इन चीज़ों को प्रभावित करता है, मिलिटेंसी को। वो जो नेवल सिस्टम होता है, नेवी सिस्टम होता है, या मिलिट्री होती है, कैसे प्रभावित होती है। अब सोशल की अगर हम बात करें, सामाजिक, तो रिलीजियस एंगल से हम देखेंगे कि वहाँ पे धर्म का कितना प्रभुत्व था, क्या वहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जोड़ के पढ़ेंगे ना चीज़ें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, यहाँ पे टाइमलाइन आ जाती है। आपको पता होना चाहिए कौन सा बादशाह की टाइमलाइन क्या थी, उसका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है और कब तक उसका कार्यकाल ख़त्म हुआ है। और बाकी 3 चीज़ें आप नज़र में रखेंगे, पॉलिटिकल क्या था उस वक्त उस राजा के राज्य में, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था और सोशल सिस्टम क्या था, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से तो वैसे सवाल कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट नोट्स के ऊपर बनाने हैं, क्या पता फ्यूचर में ज़्यादा सवाल पूछ लें एग्जाम में। तो आपको हमेशा तैयार रहना है हर टॉपिक के लिए, आप जो ना रिस्क नहीं ले सकते कि उसे हम बिल्कुल लेफ़्ट कर दें, छोड़ना नहीं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ था, एक तो कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, वार्स, जो भी वॉर्स हुए थे, युद्ध हुए थे, इमरजेंसी जो आपातकालीन की थी, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना, जो हरित क्रांति हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे उसने प्रभावित करा था, क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, प्रोस कॉन्स क्या थे, यानी पॉजिटिव निगेटिव क्या थे ग्रीन रिवोल्यूशन, किस तरह से आपको पढ़ना है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे इसमें रिवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा आपको, कौन कौन से उसमें रिवोल्यूशन हुए थे, और कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे आप, वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की बात चलिए कोल्ड वार की आप बात करेंगे इसमें, उस पर थोड़े नोट्स बना लेंगे। और
इस सब के अलावा ट्राई टू लिंक ऑल द 3 हिस्ट्रीज़, जितनी भी 3 हिस्ट्रीज़ हैं, या आप 4 कह सकते हो, एंशाइंट, मिडाइवल, मॉडर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आपको चारों को आपस में इंटरलिंक करना है, यानी कहीं ना कहीं अगर एंशाइंट में कोई घटना हुई है तो मिडाइवल को इम्पैक्ट कर रही है, मिडाइवल में चीज़ें हो रही हैं तो मॉडर्न को इम्पैक्ट कर रही हैं, और अगर मॉडर्न में कोई चीज़ें हो रही हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो वो किसकी वजह से इम्पैक्ट हुई हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री की वजह से। क्योंकि वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं किसे? मॉडर्न को। हमारे जो आजकल करंट में सिचुएशन है हमारी, वो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं इम्पैक्ट कर रही नहीं करेंगी? इम्पैक्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, याद रहेगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल रिवोल्यूशंस ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। अब जब आज़ादी से पहले की हम बात करते हैं तो ग्लोबल रिवोल्यूशन जो हुआ था, जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, तो कहीं ना कहीं इन क्रांतियों ने जो इंडियन के फ्रीडम फाइटर्स थे ना, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे शहीद भी हुए हैं, आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह हैं, और बहुत सारे हैं इस तरह के। तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? जो वर्ल्ड में चीज़ें हुई हैं, ग्लोबल लेवल पर चीज़ें हुई हैं, उससे प्रभावित हुए। अब जैसे फ्रांस की क्रांति हुई है, तो उससे इंस्पिरेशन लेने के बाद उन्होंने कहा भाई फ्रांस में जब क्रांति आ सकती है, फ्रांस में कुछ अच्छा हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता, हमें आज़ादी क्यों नहीं मिल सकती है? तो उन्होंने वहाँ से मोटिवेशन ली। डेट्स वाई मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन्होंने इंस्पिरेशन वहाँ से ली और उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें इंडिया के अंदर। ठीक है, फ्यूचर में जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, आपको भी ये करना है काम, आपको इंस्पिरेशन लेनी है वर्ल्ड से, बुक्स पढ़ करके, वीडियोस देखकर, डॉक्यूमेंट्री देख करके आप उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। इंस्पिरेशन लेने के बाद आप क्या करेंगे? आप उसे अप्लाई करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट में, ताकि एक चेंज आए, ताकि विकास हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर एंगल से विकास हो। तो आपको फ्यूचर में भी ये काम करना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद, और साथ ही अब भी आपको ये काम करना है जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का। इसके बाद सर्टेन टॉपिक्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आर लिंक्ड विद सोसाइटी। बहुत सारे इसके जो टॉपिक है ना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के, वो सोसाइटी के साथ, यानी समाज व्यवस्था जो है उसके साथ वो लिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ये रीजनलिज्म हुआ, यानी कि राज्यों का गठन कह सकते हैं हम इसे, और रीजनलिज्म जो होता है यानी क्षेत्रवाद जो होता है, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का ही एक टॉपिक है, सोसाइटी से जोड़ के हम इसे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो हम कवर करेंगे तो सोसाइटी के साथ वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा यूज़ मैप्स वेर एवर पॉसिबल, आपको मैप का इस्तेमाल करना है जहाँ भी आवश्यकता हो, इसकी ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंडिया चाइना वार की बात चल रही है, ये बॉर्डर इशू चल रहा है कहीं पर, तो आप वहाँ पे मैप दे देंगे, तो मैप बनाने के बाद जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, और आपके जो है ना +1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि आप जानते हैं। अब GS1 के ही अंदर आया आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। इसे कैसे कवर करेंगे आप? कंटेंट जो होता है इसके मोस्टली स्टैटिक होता है। मोस्टली कैसा है ये? स्टैटिक, यानी किताब के ज़रिए से कवर हो जाएगा, लेकिन वही अगेन करेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उससे जोड़ के पूछा जाएगा। क्वेश्चन का जो टाइप है इसमें कैसा आता है? मोस्टली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी विश्लेषण करने के लिए आता है, सीधे सीधे नहीं पूछा जाता है कल्चर में। वो थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता है टॉपिक के बारे में कि कितना अच्छे से आपने पढ़ा है। स्टडी जो करनी है आपको इसकी कल्चर की, वो करनी है थीम वाइज। थीम वाइज का मतलब क्या है? जैसे एंशाइंट, मिडाइवल, मॉडर्न, अगर आप कल्चर को कवर करेंगे तो उसमें अगर एंशाइंट पढ़ना है तो एंशाइंट में आप कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? जैसे आर्किटेक्चर हुआ, तो आर्किटेक्चर एंशाइंट में कैसा था, एंशाइंट में पेंटिंग्स कैसी थी, ये एंशाइंट में टॉपिक अलग अलग बना लेंगे आप। जैसे एंशाइंट हेडिंग डालेंगे, फिर पहला टॉपिक लिख देंगे आर्किटेक्चर, फिर आप लिखेंगे आर्किटेक्चर कौन से बादशाह के टाइम में कैसा था, दूसरे के बादशाह के टाइम में कैसा था। अब पेंटिंग्स कैसी थी उनके टाइम में, स्कल्पचर, पेंटिंग आपको पता है, स्कल्पचर जो थी मूर्ति, मूर्ति कला, वो कैसी थी। म्यूज़िक एंड डांस कैसा था, लिटरेचर कैसा था, वहाँ पर कौन कौन से साहित्य लिखे गए, रिलीजियस मूवमेंट कौन कौन से हुए हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, एंड सूफीज़म, सूफी और भक्ति जो मूवमेंट हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो होता है वहाँ पे किस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट में, ऑलवेज थिंक फ्रॉम 3 डायमेंशंस। अब जब कला एवं संस्कृति आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 डायमेंशन आप कवर करेंगे। एक तो होना चाहिए आर्टिस्टिक, यानी कलात्मक, ज़ाहिर है जब कल्चर की बात चली तो कलात्मक पहलू डालेंगे आप उसके अंदर। दूसरा पॉलिटिकल,
जब पॉलिटिकल हम बात करते हैं तो कल्चर में हमें ये ध्यान रखना है उस वक्त कौन से बादशाह थे, उनका पीरियड क्या था, उन्होंने कौन सी किस चीज़ को ज़्यादा संरक्षण दिया है। उन्होंने साहित्य पे फोकस करा है, या उन्होंने आर्किटेक्चर पे करा है, या लिटरेचर पे करा है, या पेंटिंग्स पे करा है, ये म्यूज़िक एंड डांस पे उन्होंने फोकस करा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर आप फोकस करेंगे। और उसमें सोशल देखना है आपको, स्पेशली सोशल में देखना है रिलीजियस। तो रिलीजियस एंगल क्या था, क्योंकि जो ये रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को। उसके अलावा इकोनॉमिक आप एंगल देखेंगे इसमें कि इकोनॉमिक एंगल क्या था, वहाँ पर कितना संरक्षण दिया जाता था कल्चर को, आर्ट एंड कल्चर को। इसके बाद आगे आएगा ड्रॉ डायग्राम ऑफ आर्ट फिगर्स। अगर आर्ट फिगर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्तूप की बात चले, स्तूपा, स्तूप आपको पता ही है, जो बुद्धिज़्म होता है हम पढ़ते हैं उसमें स्तूपा पढ़ते हैं। और नटराज की मूर्तियाँ थी जैसे एंशिएंट में जब हम पढ़ते हैं। ब्रोंज स्कल्पचर होता है, ब्रोंज जो होती हैं वो आप पढ़ते हो इसमें। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, जो केव आर्ट होती है, जो गुफा कला होती है, गुफाओं में कला होती थी जैसे अजंता, एलोरा, है ना, वो सब। अब इसमें चित्रकारी आपको देखो पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, इस तरह की चित्रकारी आप एग्जाम में बना के आ सकती हैं कि उस वक्त ऐसा होता था। स्तूपा बनाना है तो स्तूप बना दीजिए आप, गुम्बद सा बना करके, उसके ऊपर वैसे बना करके, सही है, वो बन जाएगा सब। और ये ध्यान रखना है आपको, मस्ट बी अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स, मस्ट बी अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। और फिगर्स एंड पॉलिसीज़ इन न्यूज़, जो न्यूज़ में फिगर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो चल रही हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो दौरा करते हैं, किसी दरगाह पे जाते हैं, या किसी मंदिर जाते हैं, या किसी चर्च जाते हैं, या किसी जो हमारी विरासत है, विरासत में जाते हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। कहीं भी अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये कहीं मंदिर जा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस है, तो आपको ध्यान रखना है, वो न्यूज़ में है। अब एक फॉर एग्जांपल जैसा अभी 500 एनिवर्सरी ऑफ चैतन्य महाप्रभुज कमिंग टू वृंदावन, तो जो चैतन्य महाप्रभु थे उनकी 500वीं क्या थी, एनिवर्सरी थी। तो उसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्योंकि करंट में चल रहा था। तो इसलिए करंट की घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टैटिक में जब हम पढ़ेंगे ना, तो जो करंट में चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें, क्योंकि एग्जामिनर स्टैटिक का तो पूछेगा तो, लेकिन करंट से जोड़ के पूछ लेगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड प्रिजर्व कल्चर। जैसे कि भारत की जो सरकार है, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, इसने संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए जो स्टेप्स लिए थे, जो कदम उठाए थे ना, तो वो आया था उसके ऊपर, न्यूज़पेपर में था, करंट में था। तो इसी के बारे में आपके नोट्स अगर बने हुए होते तो आप आंसर दे देते अच्छे से, क्योंकि एक सवाल आया था ना, करंट में चल रहा था, इस पर स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने, तो एग्जाम में आ गया था सवाल। तो इस तरह से आता। अब GS1 में दूसरा टॉपिक आएगा फिजिकल ज्योग्राफी। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं इसमें, तो क्या क्या आएगा ज्योग्राफी में, कंटेंट जो होता है मोस्टली स्टैटिक होता है इसका, यानी कि पूछा तो उससे ही जाएगा किताबों से। क्वेश्चन टाइप जो होंगे डायरेक्ट भी होंगे इसमें और एनालिटिकल भी होंगे, यानी कि सीधे सीधे भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल जो NCERT से पूछ लिए जाएंगे सीधे, ये स्टैटिक से पूछ लिए जाएंगे। और कुछ विश्लेषणात्मक भी होते हैं। विश्लेषणात्मक इस तरह से होते हैं, जैसे कि अगर भूकंप आ रहे हैं कहीं, तो भूकंप का बारे में पूछ लिया जाएगा कि भूकंप जो आ रहे हैं कहाँ आते हैं, तो विश्व में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, क्या क्या इसकी संभावनाएं होती हैं, भूकंप के लिए रोकथाम क्या होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उस तरह से पूछ लेता है। और फिजिकल ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसके, वो होता है, एक तो होता है टेक्टोनिक्स, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में हम प्लेट विवर्तने की। प्लेटें जो होती हैं ना, जो खिसकती हैं जब भूकंप आता है, ये सुनामी आती है, तो उसकी वजह से ही आती है। तो ये NCERT पढ़ेंगे आप 11-12 की, वहाँ पे कवर हो जाएगा ये टॉपिक। और दूसरा टॉपिक आया इंडियन क्लाइमेट, यानी कि मानसून के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी इसके बारे में बहुत सवाल पूछता है, भारतीय मानसून के बारे में। और ज़ाहिर है जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे भारत के, तो आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए ना, क्या उसका मौसम है, क्या वेदर है उसका, क्या क्लाइमेट है, क्या मानसून है। तो क्लाइमेट चेंज एंड एसोसिएटेड फिनोमिना, अब जो मौसम परिवर्तन होता है और इससे जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है इसमें आपको, डेफिनेशंस। अब जैसे भूकंप है उसके डेफिनेशन होनी चाहिए, सुनामी की डेफिनेशन, चक्रवात की डेफिनेशन, बाढ़ जो होती है, सूखा होता है, तो इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए।
और डू नॉट इग्नोर द डायग्राम्स एंड मैप्स गिवन इन बुक्स, यूज़ देम इन नोट्स। तो आपको डायग्राम और जो मैप्स होते हैं ना उसे इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। डायग्राम आराम से हो जाएंगे और जो मैप्स हैं, मैप्स भी आप बनाए के आएंगे, उसे अपने नोट्स में भी आपको बनाने हैं, क्योंकि नोट्स में जब आप बनाएंगे ना डायग्राम मैप्स तो प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप मेन एग्जाम में जाएंगे लिखने के लिए तो वहाँ आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब GS1 में आया ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो कंटेंट है वो डायनामिक है, करंट से चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, इसमें स्टैटिक कम आता है, तो इसे मानव भूगोल बोलते हैं। क्वेश्चन का जो टाइप होता है, क्वेश्चन जो आते हैं इसमें मोस्टली कैसे आते हैं, एनालिटिकल इन नेचर, वही सीधे सीधे नहीं आते, थोड़े घुमा फिरा कर आते हैं। ये बेसिकली जो है ना सोसाइटी और इकोनॉमी का ही टॉपिक होता है, यानी जोड़ के पूछ लेते हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी, यानी कि समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कुछ जोड़ करके पूछ लिया जाता है, जिसे कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन इसमें जो जोड़ देना है आपको सोसाइटी पे नहीं देना है ज़्यादा, इकोनॉमी पे नहीं देना है, ये असल में ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो ज्योग्राफी का ज़्यादा जोर होना चाहिए इसमें। अब जब